नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे अजीत पवार के उस आखिरी सफर की, साथ ही बात करेंगे विमान हादसों के उन किलर मूवमेंट की। इसके अलावा बात करेंगे अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। क्रैश हुआ अजीत पवार का विमान, हादसे में डिप्टी सीएम का हुआ निधन। अजीत पवार का निधन, एकनाथ शिंदे, राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने बारामती पहुंचे फडणवीस और शिंदे, साथ में रहे राज्यपाल समेत कई मंत्री। पीएम मोदी ने अजीत पवार के निधन पर जताया दुख, बोले गहरा सदमा लगा। अजीत पवार की मौत से सदमे में रामायण एक्टर अरुण गोविल, बोले जांच होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना का शौर्य दिखा, बजट सत्र में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बजट सत्र का आगाज आज से, मनरेगा और एसआईआर पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। इंदौर का भागीरथपुरा बना डेथ जोन, दूषित पानी से 29 लोगों की मौत का दावा। सोने चांदी में रिकॉर्ड उछाल, गोल्ड 1,63,000 के पार। भारतीय बाजार हरे निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स 487 अंक उछला, निफ्टी 25,300 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज की सुबह महाराष्ट्र के लिए वो काली सुबह साबित हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बारामती की जिस धरती से अजीत पवार ने अपने राजनीतिक सफर की इबादत लिखी थी, उसी धरती की मिट्टी में आज उनके जीवन का सफर एक भीषण हादसे के साथ समाप्त हो गया। जी हां, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, 6 बार के उप मुख्यमंत्री रहे और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। एक झटके में महाराष्ट्र ने अपना एक प्रशासनिक पावर हाउस खो दिया। दरअसल आज बुधवार सुबह करीब 7 बजे अजीत पवार अपने स्टाफ के साथ मुंबई से विमान से बारामती के लिए रवाना हुए थे। उन्हें वहां जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेना था। सुबह करीब 9 बजे जब विमान बारामती रनवे पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था, तभी अचानक नियंत्रण बिगड़ गया। चश्मदीदों के मुताबिक विमान लैंडिंग स्ट्रिप से भटक गया और पास के ही एक खेत में जा गिरा। गिरते ही विमान में आग लग गई, या यूं कहें आग का गोला बन गया और देखते ही देखते वहां 5 जोरदार धमाके हुए। आसमान में धुएं के गुब्बार छा गए और विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। डीजीसीए और अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, निजी स्टाफ विदित जाधव, सुरक्षाकर्मी पिंकी माली, पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट कैप्टन सांबी पाठक शामिल हैं। वहीं जैसे ये खबर फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से लेकर क्षेत्रीय छत्रपतों तक हर कोई इस खबर से स्तंभ था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अजीत पवार जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। वह एक मेहनती शख्स के तौर पर सम्मानित थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन करके घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी अजीत पवार के निधन का दुख जताया। वहीं अजीत पवार के निधन पर ममता बनर्जी ने दुख जताया और प्लेन क्रैश की जांच की मांग भी कर डाली। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency.
all the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. आपको बता दें, अजीत पवार का निधन भारतीय राजनीति के एक बड़े अध्याय का अंत है। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार दादा ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर 1982 में राजनीति में कदम रखा। 1991 में बारामती से सांसद बने, लेकिन चाचा के लिए सीट छोड़ दी और राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। 1995 से लगातार 7 बार बारामती से विधायक चुने गए। वे महाराष्ट्र के इतिहास में रिकॉर्ड 6 बार उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सिंचाई, ऊर्जा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को बाखूबी संभाला। लेकिन 2023 में उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक लकीर खींची और महायुति सरकार में शामिल होकर खुद को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया। अजीत पवार न केवल राजनीति में ताकतवर थे, बल्कि वे महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में से एक थी। 2024 के हल्फनामे के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 124 करोड़ रुपए थी। उनके पास पुणे और बारामती में करोड़ों की कृषि और गैर कृषि भूमि, कॉमर्शियल बिल्डिंग और कई रेजिडेंशियल फ्लैट थी। अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के पास भारी मात्रा में सोना, चांदी और बैंक डिपॉजिट भी है। फिलहाल हादसे की जगह पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार समेत कई बड़े नेता बारामती पहुंच चुके हैं। डीजीसीए इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या खराब मौसम और क्रैश लैंडिंग की वजह से। देखा जाए तो महाराष्ट्र ने आज एक ऐसा नेता खो दिया है जिसे उसके काम करने के अंदाज के लिए जाना जाता था। सुबह 7 बजे से रात तक जनता के बीच रहने वाले अजीत दादा का इस तरह चले जाना महाराष्ट्र के विकास की गति पर एक बड़ा ब्रेक है। नियति ने बारामती के उसी बेटे को छीन लिया जिसने बारामती को विकास का मॉडल बनाया था। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगले मुद्दे की तरफ। सियासत के मैदान में कभी न हारने वाला योद्धा आज नियति के सामने हार गया। महाराष्ट्र की राजनीति के अजय कहे जाने वाले अजीत दादा पवार का सफर बारामती के उसी रनवे के पास थम गया जहां से उन्होंने विकास की नई उड़ानें भरी थी। एक झटके में सब कुछ जलकर खाक हो गया, विमान भी, सपने भी और एक कद्दावर नेतृत्व भी। आखिर क्यों आसमान से उतरते वक्त ही मौत का साया सबसे ज्यादा गहरा होता है? क्यों सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीदें शमशान की आग में तब्दील हो जाती हैं? आइए जानते हैं इस खौफनाक हादसे की पूरी कहानी और इसके पीछे का कारण। बारामती के पास वो नजारा रूह कांप देने वाला था। वीएसआर ऑपरेटर का विमान जैसे ही रनवे के करीब पहुंचा, वह बेकाबू होकर सीधे खेतों में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान के गिरते ही 5 भीषण धमाके हुए और पूरा विमान आग का गोला बन गया। इस हादसे में अजीत पवार के साथ उनके भरोसेमंद पीएसओ, एक असिस्टेंट और 2 जाबाज पायलट कैप्टन साहिल मदान और कैप्टन यश की भी मौत हो चुकी है। कैप्टन साहिल मदान, जिन्हें 15 साल का लंबा अनुभव था, जो 2022 से बीएसआर के साथ जुड़े थे, उनकी विशेषज्ञता भी इस डेडली लैंडिंग को नहीं बचा सकी। आपको बता दें, अक्सर विमान हादसे इन्हीं 2 मोर्चों पर होते हैं। IATA के आंकड़े डरा देने वाले हैं। 53% हादसे लैंडिंग के वक्त और 20% टेक ऑफ के दौरान होते हैं। जब विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर होता है तो पायलट के पास इंजन फेल होने पर भी ग्लाइड करने का समय होता है, लेकिन लैंडिंग के वक्त विमान जमीन के बेहद करीब होता है। यहाँ गलती सुधारने के लिए सैकड़ों का 100वां हिस्सा भी नहीं मिलता। विमान के पहिए यानी कि लैंडिंग गियर न केवल वजन संभालते हैं, बल्कि 300 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ते विमान के झटके को सोखते हैं। यदि हाइड्रोलिक सिस्टम जाम हो जाए या गियर ठीक से न खुलें तो विमान असंतुलित होकर रनवे से बाहर निकल जाता है। वहीं बारिश, कोहरा और तेज हवाएं पायलट के लिए फ्लाइट सपोर्ट पैदा करती हैं। बारामती में भी लैंडिंग के वक्त विमान के लड़खड़ाने की बात सामने आई है, जो तकनीकी खराबी या पायलट जजमेंट
एरर की ओर इशारा करती है। आपको बता दें, अजीत पवार का निधन उस लंबी फहरिस्त में से एक और नाम जुड़ गया है जिसने भारतीय राजनीति के स्तंभों को विमान हादसों में खोया है। इससे पहले 1980 में संजय गांधी की दिल्ली के सफदरगंज के पास विमान उड़ाते वक्त क्रैश में मौत, 2001 में माधवराज सिंधिया का मैनपुरी के पास निजी विमान हादसे में दुखद अंत, 2002 में लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी वालियोगी का हेलीकॉप्टर तालाब में गिरने से निधन, 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम का हेलीकॉप्टर की पहाड़ियों में क्रैश, 2021 में जनरल बिपिन रावत का तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश, 2005 में अहमदाबाद में टेक ऑफ के वक्त विमान क्रैश में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन। जाहिर है अजीत पवार मुंबई से एक मिशन पर निकले थे, पूर्णा जिला परिषद चुनाव की रणनीति तैयार करनी। उनके कार्यक्रम की डायरी में 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक की बैठकों का सिलसिला दर्ज था, लेकिन नियति ने 9 बजे ही उनके जीवन की डायरी पर पूर्ण विराम लगा दिया। हवाओं का रुख मोड़ देने वाले अजीत पवार खुद हवा के झोंके के साथ चले गए। महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा जो अपनी कड़क आवाज और प्रशासनिक अनुशासन के लिए जाना जाता था, आज मौन है। विमान का मलबा हटा लिया गया है, जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र ने जो खालीपन आज महसूस किया है उसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाएगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में इन दिनों भूचाल सा आ गया है। 2 अधिकारी, 2 अलग अलग शहर, लेकिन दोनों के इस्तीफों ने सत्ता के गलियारों में ऐसी आग लगाई है कि उसकी तपिश लखनऊ तक महसूस की जा रही है। एक तरफ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने डीएम पर बंधक बनाने और जातिगत अपमान के संगीन आरोप जड़ दिए हैं। दूसरी तरफ अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह हैं, जिनका इस्तीफा त्याग कम और साजिश की वो ज़्यादा दे रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा महज एक कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक खुला विद्रोह बनकर उभरा है। 2019 बैच के इस होनहार पीसीएस अधिकारी ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने शासन की नींव हिला दी है। अलंकार अग्निहोत्री का दावा है कि जब वे इस्तीफा देने जिला अधिकारी आवास पहुंचे तो उन्हें वहां 45 मिनट तक बंधक बना लिया गया। आरोप है कि लखनऊ से किसी बड़े साहब का फोन आया और फोन पर ही उन्हें जाति सूचक गालियां दी गईं। अग्निहोत्री का कहना है कि उन्हें और उनके समर्थकों को जान का खतरा महसूस हुआ, जिसके बाद उन्होंने आनन फानन में सरकारी आवास खाली कर दिया और आधी रात को ही अज्ञात स्थान के लिए निकल पड़े। सुनिए इस दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद फानंद में लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति का कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया है। अब क्या करेंगे? अब आगे का क्या निर्णय है? अगले 2 घंटे के अंदर मुझे आवाज खाली करना है, क्योंकि ये जो है मुझे बंधक बनाने के प्रयास में है। तो मैं 2 घंटे के अंदर सभी लोग लग के, मेरे साथी लोग जो है आवाज खाली कराएं। ठीक है, तुरंत आवाज। वहीं इधर जिला प्रशासन ने इस पूरी कहानी को झूठा करार दिया है। एडीएम न्याय का कहना है कि वहां बंधक बनाने जैसी कोई बात ही नहीं थी। साहब को तो चाय, कॉफी और मिठाई खिलाकर समझाया जा रहा था
कि भावनाओं में बहकर कैरियर खराब ना करें। अलंकार ने अपने 5 पन्नों के पत्र में कई गहरे मुद्दे उठाए हैं। अलंकार अग्निहोत्री प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी खींचने की घटना से दुखी थे। साथ ही यूजीसी के नए नियमों को उन्होंने सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया। आपको बता दें, आईआईटी बीएचयू से स्नातक अलंकार परिवार में इस्तीफा देने की कोई नई बात नहीं है। उनकी मां भाभी ने भी आत्मसम्मान के लिए बैंक की नौकरियां छोड़ दी थीं। फिलहाल सरकार ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर शामली से अटैच कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो लगा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस सरकार का नमक खाता हूं उसके मुखिया का अपमान नहीं सह सकता। लेकिन जैसे ही इस्तीफा हुआ उनकी ईमानदारी की परतें उखड़ने लगी। प्रशांत कुमार सिंह के सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि प्रशांत ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है। भाई का कहना है कि जिस बीमारी का दावा प्रशांत ने किया वह 50 साल की उम्र से पहले होती ही नहीं है। खुलासा यह भी हुआ कि प्रशांत कुमार सिंह केवल भक्त नहीं बल्कि नेता बनने के शौकीन हैं। 2022 में सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने मऊ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए बैनर और पोस्टर लगवाए थे। जब टिकट नहीं मिला तो वापस कुर्सी पर बैठ गए। अब चर्चा है कि जांच और रिकवरी से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफे का इमोशनल कार्ड खेला है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में मची ये खलबली इशारा करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जहां अलंकार अग्निहोत्री का मामला एक अधिकारी की मानसिक प्रताड़ना और सिस्टम की घटना की ओर इशारा करता है, वहीं प्रशांत किमोर सिंह का मामला भ्रष्टाचार और नौकरशाही के फर्जीवाड़े की बू देता है। अब गेंद योगी सरकार की जांच एजेंसियों के पाले में है। क्या अलंकार को इंसाफ मिलेगा और क्या प्रशांत कुमार सिंह की भक्ति उन्हें फर्जीवाड़े की जांच से बचा पाएगी? उत्तर प्रदेश की जनता की नजरें अब इन फाइलों के बंद होने का इंतजार कर रही हैं। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों यूजीसी के नए नियम चर्चा और विवाद का केंद्र बने हुए हैं। एक तरफ जहां बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जैसे लोग इसे सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव बता रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस पर अपनी धमाकेदार प्रतिक्रिया दे दी है। मायावती ने न केवल इन नियमों का बचाव किया है बल्कि विरोध करने वालों को आईना भी दिखा दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए इक्विटी कमेटियों का गठन एक जरूरी कदम है। सामान्य वर्ग के वो लोग जो इन नियमों को साजिश या भेदभावपूर्ण बता रहे हैं वे दरअसल जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्यता को बढ़ावा देने वाले इस नियम का विरोध कतई उचित नहीं है। समर्थन के साथ साथ मायावती ने केंद्र सरकार को सावधान भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील नियमों को लागू करने से पहले सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जाना जरूरी है। मायावती ने चेतावनी दी, बिना संवाद के उठाए गए ऐसे कदम देश में सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं। उन्होंने दलितों और पिछड़ों से भी अपील की है कि वे उन स्वार्थी और बिकाऊ नेताओं के बहकावे में न आएं जो इस मुद्दे पर अपनी गंदी राजनीति चमका रहे हैं। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को जो नए नियम अधिसूचित किए हैं वे 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। इसके तहत अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। ये कमेटी कैंपस में होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी और समावेशी माहौल सुनिश्चित करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में छात्रों के बढ़ते विरोध को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी छात्र या अधिकारी का कोई उत्पीड़न
नहीं किया जाएगा। इन नियमों का इस्तेमाल किसी के साथ भेदभाव करने के लिए नहीं होगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का दुरुपयोग ना कर सके। फिलहाल मायावती के इस बयान ने अब लड़ाई को सामान्य बनाम आरक्षित वर्ग की ओर मोड़ दिया है। जहां एक ओर अलंकार अग्निहोत्री जैसे अधिकारी इसे सिस्टम की घुटन बताकर इस्तीफा दे रहे हैं, वहीं मायावती इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही हैं। अब देखना यह होगा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन और मायावती के समर्थन के बाद क्या यह विरोध शांत होगा या उत्तर प्रदेश की सड़कों पर छात्र आंदोलन और तेज होगा। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि किस तरह एक विमान हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा बदल दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2 अधिकारियों के इस्तीफे ने सिस्टम की कमियां और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को बेनकाब भी किया है। फिलहाल आज के लिए खबरें अब तक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।